नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और जिस तरह की अब एग्ज़ाम आ रही है तो अपनी तैयारी को बहुत मजबूती से और कर रहे होंगे। देखिए सारी एग्ज़ाम लाइनअप हैं। एमपी का प्री, राइट, एमपी का प्री, यूपी का मेंस, बिहार का मेंस, बिहार का मेंस, राइट, आरओ, एआरओ और सबसे बड़ी तो यूपीएससी प्री। ये सभी एग्ज़ाम अभी लाइनअप है और इसमें और ऐड होंगी। यूपीपीएससी का यूपी की प्री भी ऐड होगी, यूपी प्री भी ऐड होगी आपकी 2025 की, राइट। तो आप लग जाइए बिल्कुल। एक कैसे वो नेट प्रैक्टिस और पहलवान कैसे बिल्कुल अपना जाके अखाड़े में मेहनत करता है, वैसे मेहनत करिए। और ये जो थंबनेल है उससे आपको तो समझ आ ही गया होगा कि ये सारी की सारी जो न्यूज़ है, सारी की सारी जो खबरें है, ये आपकी ये प्रीलिम्स, हर तरीके की प्रीलिम्स, वो चाहे यूपीएससी हो या कोई भी आरओ तक के कोई वनडे लाइक के एग्जाम हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मेंस के लिए आपको सारा मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो पहली और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो था हमारा, उसका 10 साल पूरा हो चुका है। और ये ऐसा अभियान है जो 2015 में शुरू किया गया और उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। पॉजिटिव मैं इस माने में कह रहा हूँ क्योंकि 1000 बच्चों पे, जब 1000 बॉयज़ पर जो लड़कियों का जो लड़कियां पैदा होती थी वो लिटरली 918 के आसपास इतना बड़ा था। अब वो बड़ा है। तो ये तब उस बैकग्राउंड पर इस योजना को लॉन्च किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में मुख्य रीजन है हरियाणा का, मतलब हरियाणा ज़्यादा भ्रूण हत्याओं पर, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या हो रही थी वहाँ पर। तो इसलिए इसका उद्घाटन का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी ने जो है हरियाणा को चुना ताकि हरियाणा पे फोकस हो और पूरा देश का भी ध्यान जाए कि हमें क्या करना है, बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाना है, उसको बचाना भी है और बचाने के बाद उसको पढ़ाना है, चूल्हा चौका ना करवाना है सिर्फ उससे, राइट। पानीपत में ये लॉन्च की गई थी 2015 में 22 जनवरी को। और अब जो है इस साल 22 जनवरी 2025 को इसको पूरे के पूरे 10 साल हो गए। एक दशक जो है, एक दशक इसका कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब उस समय की अगर बात करें तो मुख्य, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मुख्य उद्देश्य क्या है, जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करना था। मतलब अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 1000 बच्चों को लेकर, जैसे 1000 बच्चे हैं तो उस पर महिलाएं, मतलब जो भ्रूण है वो 900 या 875 ऐसे गिर चुका था, बहुत ज़्यादा गिर चुका था कई जगहों पे, तो इससे भी कम हो गया था। तो इसीलिए इस मेन उद्देश्य, इस अनुपात में सुधार करना, माने ये 1000 है तो महिलाओं का भी 900 के आसपास था, तो उसको ऊपर ले जाना था 1000 तक। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था और बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था, राइट। 22 जनवरी 2025 को, एक दशक पहले, इसको बाल लिंगानुपात में जो गिरावट थी उसको, और जो बालिकाएं हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए ये शुरू किया गया था। और इस जो अभियान है, इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको 22 जनवरी 2025 को फिर से उजागर किया गया एक प्रोग्राम में, राइट, एक प्रोग्राम में। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ये अब चलेगा 8 मार्च तक। 22 जनवरी से लेके 8 मार्च 2025 तक इसको मनाया जाएगा। 8 मार्च को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे पर इस आयोजन का समापन होगा। अभियान तो चलता रहेगा, मगर अभी 10 साल के लिए, 10 साल होने के उपलक्ष्य में जो
उत्सव शुरू हुआ है, जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, वो कार्यक्रम 8 मार्च तक कंटिन्यू चलता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम प्रिंट, डिजिटल, सोशल मीडिया, इन सब के माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान योजना के संदेशों को प्रसारित किया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और देश के कोने कोने में, देश के हर कोने कोने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कितना इंपॉर्टेंट है और इसके क्या मायने हुए, क्योंकि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं होती है। आपने देखा है मनु भाकर 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है पेरिस ओलंपिक्स से, और इस साल उनको सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी दिया गया, मेजर ध्यानचंद सर्वोच्च खेल पुरस्कार। और यही नहीं, ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं, मतलब आप जिनका चाहे नाम ले लो। और 2021-22 मतलब 21वीं सदी में हम लोग इस तरह की दक्षिणासी सोच रखते हैं। आज के 200 साल पहले सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए पहली स्कूल शुरू की थी और बेटी बचाने के लिए तब काम शुरू। 200 साल पुराने, मतलब हम 200 साल गुजर गए फिर भी हम नहीं, हमें जो है हमारे वंश जो है बढ़ाने के लिए हमें लड़का चाहिए, इस मानसिकता से हम आज भी नहीं निकल पा रहे। आप अगर पढ़ोगे सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले के बारे में, तो महिलाओं के लिए उन्होंने 200 साल पहले स्कूल शुरू किया था। बालिकाओं को बचाने के लिए उन्होंने सुधार गृह, मतलब छोटा घर बनाया था कि जहाँ पे बच्चियों को रखे जाते थे जिनको अवैध संबंधों से जो होते थे या जिन विधवाओं के बच्चे होते थे उनको संभालने के लिए। तो 200 साल पहले भी यही मानसिकता थी कि बेटी माने क्या भाई, वो तो कुछ बोझ है, लाइबिलिटी है हमारी, बेटा माने अरे हमारी बिल्कुल बुढ़ापे का सहारा है। तो ये चीज से तो 200 साल पहले भी हमारे पूर्वज ऐसे सोचते थे, 200 साल पुराने। अब हम आधुनिक समाज की बात करते हैं, मोबाइल लेके घूमते हैं और कोख में बेटी देखकर लगता है कि नहीं उसको गिरा दो। तो इन सब मानसिकता से बाहर पड़ना है। साक्षी मलिक है, कितने मतलब विनेश फोगाट है, कितने अच्छे अच्छे रेसलर हमारे हैं, और मनु भाकर, और कितने कल्पना चावला, सुनीता विलियम, राइट। तो इन सब चीजों को उजागर किया जाएगा, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इस स्थिरता को जो अभी जिस रेट पे हम आए हैं उसको बनाए रखना और आगे और उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। अब जो बहुत ही कम बाल लिंगानुपात हो चुका था उन जिलों में, जिन जिलों में हरियाणा, राजस्थान, खास करके राजस्थान, हरियाणा, इन क्षेत्र की बात करो, यहाँ इस अभियान के कारण बहुत ही ट्रिमेंडियस और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। इन खास करके ऐसे जो पूरे देश भर में जो जिले चिन्हित किए गए थे कि इन जिलों में सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, 1000 लड़के जहाँ पैदा हो रहे हैं उनके रेशियो में अगर बात करें तो जहाँ 700, 750, 800 लड़कियां पैदा हो रही है, मतलब कोक में ही 200 लड़कियों को मार दिया जा रहा है, 100 लड़कियों को मार दिया जा रहा है। ऐसे जिलों पे आइडेंटिफाई किए गए और उनको ये अभियान चलाने के बाद वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगोनुपात जो था वो क्या था, 2014-15 में 918 था। अब इस अभियान के बाद पिछले 2014 और 15 का ईयर अगर हम कंपेयर करें तो ये 918 थे। मैंने बताया ना आपको, 1000 लड़कों के ऊपर सिर्फ 918 लड़कियां ही पैदा हो रही थी, बाकियों को मार दिया जा रहा था। तो 2023-24 में ये 930 हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा नहीं है, बट फिर भी आप बड़े पर्सपेक्टिव पे अगर इसको देखोगे तो इट इज वेरी गुड नंबर, राइट। सरकार ने इसके लिए क्या शुरू किया, सेल्फी विद डॉटर्स, बेटी जन्मोत्सव, ऐसे जागरूकता अभियान शुरू किए और लड़कियों को, जैसे खास करके जहां जहां लड़कियां पैदा हो रही उन घरों को कहा कि उत्सव मनाइए, इसका जश्न मनाइए, सेलिब्रेट करिए कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। दिस इज ये बहुत मतलब हिपोक्रेसी है हमारे समाज की। एक तरफ तो हम लड़कियों को, जो महिलाएं हैं उनको माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और पता नहीं इतना मतलब उसका गुणगान करेंगे कि ये देवी माते भू, पता नहीं 100 तरीके कसीदे पढ़ेंगे उनके, बट कोख में अगर पता चला है लड़की है तो उसको गिरा देंगे। ये हिपोक्रेसी है, ये बहुत ही विपरीत आचरण है हमारी सोसाइटी का कि एक तरफ तो हम नवदुर्गा आते हैं उसको पूजना शुरू कर देंगे और दूसरे दिन उसी का रूप जो लक्ष्मी है, जो सरस्वती है, वो महिला, वो बच्ची, अजन्मी बच्ची को हम कोख में ही मार डालते हैं। ये बहुत ही हिपोक्रेटिक हमारा बिहेव है। अब ये योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको मिशन शक्ति के साथ जो है इंटीग्रेट कर दिया, लिंक कर दिया है, इसको लिंक कर दिया है इस योजना के मिशन शक्ति के साथ। और इसमें क्या जुड़ गया है, महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण,
ये जुड़ गया है, इसको केंद्रित कार्यक्रम है ये। बालिकाओं की सुरक्षा करना है और उनके उत्थान के प्रयासों को मजबूत करना है। मतलब जो लड़कियां अभी पैदा हुई है, जिन परिवारों ने उनको पैदा करा है, मारा नहीं है लड़के की चाहत में, अब उन बालिकाओं की सुरक्षा करनी है और उनको स्कूल भेजना है, उनको पढ़ाना है, उनको स्किलफुल बनाना है, उनको हायर एजुकेशन में भेजना है। तो उनके उत्थान के लिए विमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, समस्या यही खत्म नहीं होती है, ये वाला भी तो पोर्शन है। जैसे ये बालिकाएं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं तो उनकी सुरक्षा करना भी जिम्मेदारी है। मतलब एक तो पहले लड़कियों को पैदा करो, फिर उनकी सुरक्षा करो, फिर उनको जो है एम्पावर करने के लिए काम करो। मतलब ये किस तरह की सोसाइटी हम बनते जा रहे हैं कि हमें इस तरह के काम करने पड़ रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें करना है मिशन शक्ति मोड के अंतर्गत। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इट इज वेरी, मतलब ये शर्म की बात है, इट इज़ वेरी शेमफुल थिंग फॉर अस एज एन सोसाइटी। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हमें ऐसे 21वीं सदी में भी इस तरह के प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं, जबकि सब पढ़े लिखे, साक्षरता रेट बढ़ गया है, सब लोग मोबाइल में आधुनिक वहाँ बन जाएंगे, विचारों में आधुनिक हमें नहीं बनना है। इस मिशन मोड, जो शक्ति मिशन मोड कार्यक्रम है, इसमें क्या है, वात्सल्य जो विकास और बाल संरक्षण को प्राथमिकता देगा, और मिशन शक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। ये आपका वनडे का क्वेश्चन बन जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए इसका शुभारंभ किया जाएगा मिशन शक्ति पोर्टल का, राइट। मिशन शक्ति देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा विमेन सेंट्रिक सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए है। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो उद्देश्य है उनको और बढ़ाया गया, और जो 15वां वित्त आयोग की जो अवधि थी 2021 से 22 तक की, उसको 2025-26 के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में उसको पूरा का पूरा एक हिस्सा बनाया गया है। अब इसमें क्या जुड़ गया, पहले तो क्या था कि भाई लिंगानुपात हमें ठीक करना था, अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, शिक्षा जुड़ेगा, बाल विकास जुड़ेगा, हेल्थ जुड़ेगा, सामुदायिक जागरूकता जुड़ेगी, समाज को जागरूक करने का जिम्मा भी इस मिशन को दिया जाएगा। केंद्रीय और महिला बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी रहेगी, माने मुख्य जिसे हम कहते हैं मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही रहेगा। बट अब इसके साथ जबकि मिशन शक्ति मोड जुड़ने के बाद क्या होगा, इसमें शिक्षा मंत्रालय भी आ जाएगा, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जुड़ेगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जुड़ेगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी इसको जुड़ेगा, और इनके सहयोग से इस मिशन मोड को लागू किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं शक्ति मिशन। अब इसके दो पार्ट है, एक संबल और एक सामर्थ्य। संबल और सामर्थ्य, ये दो चीजें इसमें। संबल माने क्या है, जो लैंगिक न्याय है, महिलाओं के लिए जो न्याय है, तो महिला अदालतों का, विमेन्स कोर्ट का जो है गठन किया जाएगा रैपिड निर्णय आने के लिए। विमेन्स कोर्ट्स का जो है गठन किया जाएगा, उनके लिए वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, और एक समाज के भीतर महिला और परिवारों के भीतर जितने भी विवाद है महिलाओं से जुड़े हुए, उनको निपटान के लिए महिला अदालतों का जो एक लैंगिक न्याय को ध्यान में रखकर अदालतों का गठन भी किया जाएगा, राइट। सामर्थ्य, ये महिला सशक्तिकरण को केंद्रित करेगी, और ये एक उपयोजना है सब इसमें, जिसमें उज्ज्वला, स्वधार गृह, कामकाजी महिला के लिए छात्रावास, उनके बच्चों के लिए क्रेंच, जैसे बच्चा घर जिसे हम कहते हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चा, राष्ट्रीय क्रेंच योजना, नेशनल क्रेंच स्कीम, राइट, नेशनल क्रेंच स्कीम, NCS जिसे कहते हैं, और जो ICDS है, एकीकृत इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, उसको अम्ब्रेला योजना में इसको लाया जाएगा, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, और इन सभी योजनाएं जितनी महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं वो एक ही जगह लिंक कर दी जाएगी, जिसका नाम है शक्ति, मिशन शक्ति, राइट। मिशन शक्ति के साथ ये सारा का सारा लिंक कर दिया जाएगा। अगला देख लेते, लाभार्थी कौन है इस योजना के। तो एक परिवार में कम से कम 10 वर्ष से कम आयु की बालिका होनी चाहिए। परिवार बालिका के नाम पर किसी भी भारतीय बैंक में सुकन्या समृद्धि खाता खोला जाना चाहिए। बालिका भारतीय निवासी ही होनी चाहिए, NRI नहीं, NRI बिल्कुल भी नहीं, वो भारत में रहने वाली होनी चाहिए, भारत की निवासी होनी चाहिए, रेसिडेंस भी होना चाहिए। लक्ष्य क्या है, बाल लिंगानुपात में सुधार करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, लिंग पक्षपाती, लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना, अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं ना कि लड़का या लड़की को, उन सब चीज़ों को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और शिक्षा
और भागीदारी को प्रोत्साहित करना हर चीज में, खेल कूद, रिसर्च, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाएगा। अचीवमेंट क्या है? ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, अचीवमेंट क्या है? उसका अचीवमेंट है जन्म के समय जो लिंगानुपात था 2014-15 में 918 से बढ़कर 23 में 1930 तक हो चुका है, 2023-24 में, बीते साल की बात कर रहे हैं, राइट। तो माध्यमिक स्तर पर जो लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात है 2014-15 में वो 17.551 था, राइट। अब 2023-24 की बात करें तो वो 78% हो गया है। ये इसका अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है इसकी। जो संस्थागत प्रसव है 61%, मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसे कहते हैं, मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी, आप ऐसे ही समझिए, हॉस्पिटल में डिलीवरी, वो 61% हुआ करती थी 2014-15 में, जो बढ़कर 97.3% तक इसमें वृद्धि हो चुकी है। और पहली तिमाही, मतलब पहले 3 महीने में जो बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान, वो पंजीकरण 61% से बढ़कर 80% तक हो गया, 81% लगभग 80% तक इसका जो रेट है वो बढ़ चुका है। मतलब देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे आपको पता चले कि कोई महिला वो गर्भवती, गर्भधारण हो चुका है, उसके बाद उसको डॉक्टर्स के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है। वो डॉक्टर के संपर्क में, डॉक्टर्स की देखरेख में बिल्कुल हर महीने चेकअप, इंजेक्शन, गोलियां, दवाई, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो रजिस्ट्रेशन जो था वो पहले 61% ही हुआ करता था, अब लगभग 80% वो हो चुका है। ये बहुत ही बिग अचीवमेंट है एंड इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ब्लूप्रिंट टू क्लोज द विमेन्स हेल्थ गैप रिपोर्ट। ये टॉपिक भी विमेन से रिलेटेड है। पहले जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का था, वो भी महिलाएं, मतलब वो बालिकाओं से संबंधित था। अब ये जो है विमेन, ये दुनिया भर की महिलाओं के बारे में बात हो रही है, उनके हेल्थ के बारे में बात हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिस्कस किया है कि महिलाओं के हेल्थ से संबंधित क्या समस्या है, कौन सी प्रमुख प्रॉब्लम्स उनके सामने, समस्याएं उनके सामने है और कौन से चैलेंजेस है। और अगर महिलाओं की हेल्थ अगर ठीक रहती है तो दुनिया भर के जीडीपी में या अपने सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जो जीडीपी होती है उसमें कितना लाखों लाख डॉलर का बढ़ोतरी हो सकती है, इसके ऊपर बात करी गई है। महिलाओं के जितने भी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों हैं उनके समाधानों की आर्थिक क्षमता को दर्शाते हुए, देखिए यहाँ कोई कंफ्यूजन मत करिएगा, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उसके संबंधी जो मुद्दे हैं अगर उनका समाधान हो जाता है तो आर्थिक क्षमता को कैसे बढ़ावा मिलेगा उसको दर्शाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है, राइट। महिलाओं का जैसे उनकी जितनी भी समस्या है, जैसे उनकी हेल्थ से संबंधित या जीवन यापन के संबंधित, एक महिला जिसको वो सुबह से उठती है, टाइम पे नाश्ता नहीं करती, खाना नहीं खाती, दिन भर अपना काम में लगी रहती है, घर को संभालने में, बच्चों को तैयार करने में, बच्चों का नाश्ता, बच्चों का ये सब, बट उसके कारण उसके अपने हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसके अपने जो डेली टू चैलेंजेस है वहाँ अगर उसको कम कर दिया जाए तो होगा क्या, इकोनॉमी में बहुत एडिशन होगी, इकोनॉमी में एडिशन होगा इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से, मतलब पैसों के दृष्टिकोण से। तो उस रिपोर्ट, इस सभी चीज को इस रिपोर्ट ने दी गई। ये रिपोर्ट दो लोगों ने मतलब दो इंस्टीट्यूट्स है, विश्व आर्थिक मंच और मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट, एक एनजीओ टाइप है ये, उन्होंने जो है मिलकर जो है ये रिपोर्ट तैयार की है और महिलाओं के स्वास्थ्य अंतर को पाटने की आर्थिक और सामाजिक क्षमता, इन सभी चीजों को यहाँ दर्शाया गया है। नाम क्या है ऑफिशियल? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ब्लूप्रिंट टू क्लोज द विमेन्स हेल्थ गैप रिपोर्ट 2025। महिला स्वास्थ्य अंतर को पाटने का ये ब्लूप्रिंट है, राइट। और इससे पता चलेगा कि आपको महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार अगर 2040 तक करते हैं तो वैश्विक जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें $400 बिलियन का योगदान बढ़ सकता है। 400 बिलियन, अरबों डॉलर की बात हो रही है, समझे। तो यहाँ जो है अरबों डॉलर की बढ़ोतरी जो है यहाँ हो सकती है, एडिशन जिसे हम कहते हैं, प्लस जिसे कहते हैं। रिपोर्ट के मुख्य जो इंपॉर्टेंट बातें क्या निकल के आती है, निष्कर्ष क्या है
कि ये जो महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली 9 महत्वपूर्ण स्थितियां, 9 मेडिकल सिचुएशन या 9 मेडिकल सिचुएशन, राइट, स्थितियां, ऐसी स्वास्थ्य स्थितियां, हेल्थ स्थितियां की पहचान कराना और उसको लक्षित अनुसंधान यानी कि उसको टारगेटेड रिसर्च कर उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, उस रिसर्च पर महिलाओं की पहले तो 9 सिचुएशंस को आइडेंटिफाई किया गया है, हेल्थ सिचुएशंस को, और उनको टारगेट लेकर उनमें इन्वेस्टमेंट करके उस पर काम करने के बारे में ये रिपोर्ट सब कुछ बात करती है। अगर पुरुषों की तुलना में किया जाए तो महिला अपना जीवन का 25% अधिक खराब स्वास्थ्य में जीती है। मतलब आप सोचिए कि कोई महिला अगर 100 दिन है, 100 स्वस्थ दिनों की अगर मैं बात करूं तो आप इसको ऐसे समझिए, पुरुष अगर 100 के 100 दिन स्वस्थ है तो महिला सिर्फ 75 दिन ही स्वस्थ है। ये इसका अर्थ हुआ। महिलाओं का अक्सर नैदानिक परीक्षण, मतलब जो टेस्ट वगैरह होते हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और ये बहुत आम बात भी है। आप देखते हो, अपने घरों में भी देखा होगा, अगर मम्मी सुबह उठती है तो यहाँ रुमाल बांध लेती कि सर दुख रहा है, माइग्रेन हो रहा है, सर दुख रहा है, गोली नहीं लेती, काम करती रहती है, अपना बर्तन मांजेगी, खाना बनाएगी, बच्चों को तैयार करेगी, पर अपने तरफ ध्यान नहीं देती। और फिर बोले नहीं मैं तो दिन में क्या है, पैरासिटामोल ले लूंगी, सो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी नींद हो जाएगी, मैं उठ जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। भारतीय महिलाओं की खास करके बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है कैंसिल करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और घर वाले भी नजरअंदाज करते हैं। खासकर जो इस्केमिक हृदय रोग है, हार्ट वाले प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, सर दुखना, और हाफ जैसे माइग्रेन एक होता है कंटिन्यूअसली लंबे समय तक सर दुखने को माइग्रेन। और जहां बात करें केवल 10% में लिंग विशिष्ट डेटा शामिल होता है, मतलब इन क्षेत्रों में सिर्फ 10% ही डाटा अवेलेबल है, और उस पर ये सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है। जो 9 चयनित स्थितियां हैं महिलाओं के, वो 1/3 अंतर पैदा करती है पुरुष और महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति में। बात करें 9 प्रमुख स्थितियां कौन सी है, तो वो 2 वर्गों में है, 2 वर्ग में, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है जीवन काल, राइट, एक है जीवन काल, और दूसरा जो है स्वस्थ अवधि, मतलब कितना समय वो ठीक रहे, स्वस्थ अवधि, राइट। ये स्वस्थ अवधि की बात हो रही है, अवधि की स्थिति की बात हो रही है, स्वस्थ अवधि स्थिति की बात हो रही है। जीवन काल स्थितियों में क्या आता है, मातृ उच्च रक्तचाप संबंधी, हाई ब्लड प्रेशर, खास करके माताओं के, उनके और उससे उपजे हुए सभी विकार, साथ ही साथ प्रसवोत्तर रक्तस्राव, मतलब डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है वो, इस्केमिक हृदय रोग, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, मतलब जो गर्भपिशी होती है उसका कैंसर, और साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर, स्तनों का कैंसर जो है, स्तन कैंसर जिसे कहते हैं, वो भी महिलाओं में बहुत कॉमन होता है, कॉमन बात है। अगर बात करें जो स्वास्थ्य अवधि है, स्थितियां, मतलब जो लॉन्ग टर्म की बात होती है, इसमें एंड्रोमेट्रियोसिस, रजोनुवृत्ति, माइग्रेन और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मोस्टली इस तरह की चीज़ें जो उनके मंथली पीरियड से संबंधित होती है, और इन पर केंद्रित ये होती है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म चलती है। मैं कह रहा हूँ ना, मम्मी रोज सर दुखाती है पर वो अपना क्रोसिन लेके सो जाती है, बट वो माइग्रेन में तब्दील कब हो जाता है उनको पता नहीं चलता है। और अगर इन सभी स्थितियों से काबू पा ले तो महिला अपने स्वस्थ जीवन में 2.5 दिन की बढ़ोतरी कर सकती है। कितना? 2.5 दिन की, साल भर में। एवरी विमेन इन एवरी ईयर, हर सालाना कितना? 2.5 दिन। अगर वो स्वस्थ रहते तो उनके पास स्वस्थ दिनों में 2.5 दिन और बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब अब जहां वो 75 दिन ही स्वस्थ रह पाती है, एग्जाम्पल है ये, कि वहां वो 80 दिन, मतलब 78 दिन उनका हो जाएगा, 2.5 दिन अगर पकड़े तो 17.5, राइट। वीट क्या है? ये एक विमेन्स हेल्थ इंपॉर्टेंस ट्रैकिंग है, ये ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है ये इसको किसने किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इसमें क्या है कि सार्वजनिक जितने भी रूप से अगर बात करें तो जो उपलब्ध उपकरण है जो हमारे पास अवेलेबल है, उनका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी जो असमानता है उसको मापना और न्याय संगत जो साधन है, संसाधन है, उनको बढ़ावा, जो उपाय है उसको बढ़ावा देना है। इसका मतलब ये होता है कि न्याय संगत, इसका मतलब कि अगर घर में किसी को कोई बीमारी है, माता और पिता, जैसे हम बच्चे तो हम बच्चों के ऐसे ही ले लेते हैं। घर में एक पुरुष और स्त्री अगर दोनों बीमार है तो देखा जाता है कि स्त्री को
कम प्राथमिकता देकर पुरुष को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि नहीं वो तो नहीं चलो उसको कामकाज करने पे जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, तो घर के काम को हम कम आंकते हैं। हिपोक्रेसी है उसका, तो क्या ही बात करा जाए। तो ये चीज़ें जो है महिलाओं को कम तर प्रायोरिटी देना और पुरुषों को ज़्यादा, ये इसका मतलब यह होता है। यहाँ जो डेटा आया है उससे एक चीज़ पता चलती है कि जो मंथली पीरियड्स है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स है या माइग्रेन है, इसमें निवेश करने की ज़रूरत है, राइट। बहुत ज़रूरत है, इन सभी को रिसर्च करने की ज़रूरत है। इन जो जितनी भी बीमारियां हैं महिलाओं को संबंधित, इनमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। और रिसर्च के लिए ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और अगर बात करें तो 315 बिलियन डॉलर के जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो टोटल एक अवसर पैदा हो जाएगा अगर महिलाओं के इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा तो, राइट। अगर बात करें महिलाओं का विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों के लिए डेटा संग्रह, भाई डाटा जब तक नहीं रहेगा आपके पास, हाउ कैन यू सेड कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। और निधि यानी कि मनी, पैसा ही तो खेल है, राइट। पैसा, ये दोनों आना चाहिए। साथ ही साथ अगर ये रिपोर्ट दर्शाती है कि महिला स्वास्थ्य पर 54 यानी कि 54% बोझ है किन देशों पे, निम्न मध्यम आय वाले देशों पे, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और साउथ अफ्रीकन, कई सारे कंट्रियां। और ये 23% ऐसे सेक्टर है जहां सिर्फ नैदानिक रिसर्च की बात यहाँ हो रही है, राइट। इतना ही इन क्षेत्रों पर केंद्रित है। अधिक व्यापक डाटा अगर आता है तो महिलाओं की स्वास्थ्य चुनौतियों को अच्छे से उजागर किया जा सकता है, उनसे लड़ा जा सकता है अगर अच्छे से डाटा सामने आता है तो। प्रमुख 5 कार्य हैं, जैसे मैंने आपको 9 स्थितियां बताई, वैसे 5 इमीडिएटली काम करने के लिए जरूरी काम है हमारे पास, देश के पास, दुनिया के पास। तो पहला कहते हैं महिलाओं की गिनती करो, एवरी वुमेन शुड काउंट, राइट। महिलाओं की गिनती करो। उनकी गणना करने से क्या हो गया, विश्व स्तर पर रहेगी बात कि भाई महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य परिणामों को, उनके महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य हेल्थ रिजल्ट्स को मापना पड़ेगा, उसको तोलना पड़ेगा। और साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्या है उनका वास्तविक बोझ को उजागर करना पड़ेगा। और उसके लिए ये तभी हो पाएगा जब हम सारी महिलाओं को कवर करेंगे, उनका डाटा हमारे पास रहेगा कि हाँ माइग्रेन की मान लीजिए भारत में 100 महिलाएं हैं, या प्रीमेंस्ट्रुअल रोगों से संदर्भित 10 महिलाएं हैं, ब्रेस्ट कैंसर की मान लीजिए 500 महिलाएं हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो ये डाटा जब आएगा तब हम अच्छे से काम कर पाएंगे। महिलाओं का स्वास्थ्य का अध्ययन करना पड़ेगा। भाई ये देखो, जब डाटा आएगा तो डाटा को क्या किया जाएगा, उसके ऊपर रिसर्च करा जाएगा, रीडिंग करी जाएगी, तो अध्ययन किया जाएगा। दूसरा, महिलाओं के स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाएगा। हार्मोनल स्वास्थ्य और महिला का जो जीव विज्ञान है उसको समझना पड़ेगा। और महिला की जो विशिष्ट स्वास्थ्य स्थिति है उसको केंद्र में रखकर एक अनुसंधान और निवेश दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए महिलाओं के साथ एक और समस्या है कि एक तो महिला ही एक ऐसा मतलब एक सृष्टि का जीव है कि जो फीमेलाइन होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ मोस्टली। जैसे आपने देखा होगा कि पुरुष या मेल जिसे हम कहते हैं प्राणियों में भी, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, महिला ही बच्चा पैदा कर सकती है। तो उस बच्चे पैदा करने के साथ साथ उनके साथ बहुत सारी चीजें नेचर ने अलग करी हुई है, तो उनको अलग तरीके से ही हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ये स्पेशल चीज है कि पुरुष वो चाहे कुछ भी कर ले, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, अपने कोख में बच्चा नहीं रख सकता, तो वो वाली बात है। तो ये स्पेशल चीज है, तो उनके इस स्पेशल चीज के कारण इससे संबंधित स्पेशल जो विकार है वो भी आते हैं, राइट। तो उन स्पेशल विकारों के लिए भी स्पेशल लड़ने के लिए सारे साधन भी स्पेशल होने चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जानबूझ के स्पेशल शब्द पे जोर दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और सेंसिटिव। तीसरा और बहुत अहम, महिलाओं की देखभाल करना है। महिलाओं की विशिष्ट स्थितियों के लिए रिसर्च टेस्ट करना है, अभ्यास करना है, और जो लिंग विशिष्ट अंतर है उसको भी ध्यान में रखकर दिशा निर्देश देने पड़ेंगे हर सरकार को। चौथी और इंपॉर्टेंट है कि सभी महिलाओं को शामिल करें। जैसे मैंने अभी कहा ना, एवरी वुमेन शुड काउंट। तो दुनिया भर की महिलाओं के लिए बहुत तीव्र गति से हस्तक्षेप करना पड़ेगा, उपचार को सक्षम करना पड़ेगा, और एक सुलभ
इकोनॉमिकली जो बहुत बोलते हैं ना साउंड, सस्ता, वो सब कुछ उनके तरफ ले जाना पड़ेगा और ऐसा एक इकोसिस्टम विकसित कर कर उन महिलाओं को कवर करना पड़ेगा, दुनिया भर की सारी महिलाओं का। स्वास्थ्य समानता को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, घर में अगर 2 लोग बीमार है तो देखा जाता है कि कौन बीमार है, पुरुष या स्त्री, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट भी होता है। और हाशिए पर रहने वाला जो समूह है उनको जो ये असमानता प्रभावित कर रही है उनको हमें पूरा का पूरा निपटना होगा, उससे लड़ना होगा। 5वीं और इंपॉर्टेंट स्थिति है निवेश करना पड़ेगा, महिलाओं में निवेश करना पड़ेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य रिसर्च, R&D में रिसर्च अनुसंधान जिसे हम कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी राशि हमें देनी पड़ेगी रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए, और फिर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। नवीन स्वास्थ्य देखभाल और वितरण मॉडल को भी लाना पड़ेगा और धन देना पड़ेगा, तभी ये चीजें होगी। ये ब्लूप्रिंट जो है महिलाओं के स्वस्थ जीवन और मजबूत, अधिक समावेशी और अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बहुत ही बड़ा एक रास्ता खोल दे रही है। अगर महिलाएं स्वस्थ रही तो मैंने बस जैसे बताया ना, $400 बिलियन, राइट। ये देखिए $400 बिलियन जुड़ सकता है। उपचार, देखभाल, वितरण, डेटा, इन सबको एक साथ करके फंडिंग देकर जो है इन असमानताओं को दूर किया जा सकता है और 2040 तक ये पूरा का पूरा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में $400 बिलियन का अतिरिक्त जोड़ सकते हैं सिर्फ महिलाओं को स्वस्थ करके। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये कोई हम उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से हम देखें, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, और अगर इसका मॉडर्न इकोनॉमी में बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगी। क्या देगी? बहुत बड़ा रिटर्न देगी, बहुत बड़ा, राइट। मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट देख लेते हैं हम लोग। मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट क्या है, राइट। 2 मिनट का है बस ये। मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट एक कंपनी है और उसके भीतर एक लाभकारी संस्था NGO है। इसकी स्थापना जो है कि भाई अगले दशक में मानवता उच्च गुणवत्ता वाले जीवन में 45 अरब अतिरिक्त वर्ष जोड़ने का जो लक्ष्य है, ये इसका लक्ष्य है इस संस्था का। इस संभावना को साकार करना है महाद्वीपों, क्षेत्रों, समुदायों और इन सभी आवश्यक कार्यों में निवेश भी करना है और साथ ही साथ एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाना है। स्वास्थ्य के लिए ऐतिहासिक रूप से जो कम निवेश क्षेत्र है उनमें जाना है, उस क्षेत्र में जाना है। जैसे पाकिस्तान वगैरह आप देखें कितनी बुरी हालत है वहाँ पर, तो वहाँ, या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, वहाँ जाना है और ऐसे लीडर्स को बुलाना है और साथ ही साथ रिसर्च को आगे बढ़ाना है, डेटा उपकरण बनाना है और निवेश और नव प्रवर्तन यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करना है, राइट। तो ये मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट का अपना लक्ष्य है और मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आप ज़रूर विजिट करिए। आपको बहुत जानकारी वहाँ मिलेगी, दुनिया भर की, देश दुनिया की, भारत के साथ भी। तो चलिए आज की क्लास को हम यही रोकेंगे। आप सभी लोग जो है यूट्यूब को, हमारे यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।